नमस्कार, मैं रुपेश कुमार उड़ान आईएएस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं। जैसे कि आप सभी ने इसी महीने एक सुप्रीम कोर्ट का नया जजमेंट आया है, जिस जजमेंट के अनुसार आप देखेंगे कि जो पहले से शिक्षक में जो सेवा दे रहे हैं या जो नया जो पोस्ट आया था उसके माध्यम से शिक्षक के पद पर आसीन है, उन सभी के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक नया जजमेंट वहाँ पे सुनाया है, जिसके तहत बोला गया है कि अगर जिनकी सेवाएं 5 साल से अधिक बचा हुआ है उनको 2 साल के अंतर्गत टीटी एग्ज़ाम, मतलब आप देखेंगे शिक्षक पात्रता जो एलिजिबिलिटी जो होती है उसको क्या करना पड़ेगा, क्वालिफाई करना अनिवार्य होगा। जैसे कि हम बात करें सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के बारे में, वही छत्तीसगढ़ में हाल ही में न्यूज़ में अभी आया था, जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा डीओ ने एक जारी किया है आदेश कि जो भी शिक्षक इस नोटिफिकेशन के बाद 2 साल के अंतर्गत करेगा वही आपका क्या होगा, मान्य होगा। ऐसा करके छत्तीसगढ़ में भी हुआ, ध्यान रखेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने तो सुना दिया 1 तारीख को, ध्यान रखेंगे, सितंबर महीने पे। इसमें हम आपको बताएंगे कि क्या उन्होंने जजमेंट दिया है और कैसे आप सीजी टेट जो एग्ज़ाम होता है उसको क्वालिफाई कर सकते हैं। साथ ही साथ सीजी टेट का जो प्रीवियस ईयर का जो एग्ज़ाम जो आया हुआ था प्रश्न, उसको हम आज अध्ययन करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन भी आपको कराए जाएंगे। तो मैं थोड़ा सा जजमेंट की बात कर रहा हूँ। अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया जजमेंट क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 1 सितंबर 2025 को नियुक्ति और प्रमोशन के लिए टीटी अनिवार्य कर दिया गया है। जैसे कि नए नियुक्त हुए शिक्षक और सेवा पे रहते हुए जो शिक्षक है उनके लिए प्रमोशन अगर चाहते हैं, वो ये प्रमोशन के लिए भी ध्यान रखना, प्रमोशन अगर चाहते हैं, जैसे मान लो जाए आप शिक्षक के पद पर आसीन हो, आपका समय बचा 15 साल रिटायर होने में, तो आपको टीटी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं है तो करना पड़ेगा, नहीं तो प्रमोशन नहीं मिलेगा और आपको हो सकता है कि सेवा से मुक्त किया जा सकता है। ये भी ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना। ये पहला जजमेंट है। दूसरा क्या, पहले से नियुक्त शिक्षक जिनकी सेवाएं 5 वर्ष से कम बचा हुआ है, जैसे कि मान लो जाए आप सेवा दे रहे हो और आपका समय बचा है, मान लो जाए 4 वर्ष के बाद आप रिटायर होने वाले हो, 4 वर्ष बाद रिटायर होने वाले हो, तो आपको टीटी एग्ज़ाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ध्यान रखें। लेकिन 5 साल से अधिक अगर बचा है, 5 साल से अधिक या 6 वर्ष भी बचा है और आपका प्रमोशन होने वाला है, मान लो जाए, या आप उसको क्वालिफाई नहीं कर पाए थे टीटी एग्ज़ाम को, तो आपकी सेवाएं रद्द की जा सकती है या आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा या सेवानिवृत्त किया जा सकता है। ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना। साथ ही साथ किंतु इससे अधिक जिनका सेवा अवधि शेष बचा हुआ है उनको टीटी पास करना अनिवार्य है, नहीं तो सेवानिवृत्त किए जा सकते हैं और आपको प्रमोशन तो मिलेगा नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। और टीटी पास करने के लिए कितने समय का समय दिया गया है, 2 वर्ष। तो जिस दिन ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उससे लेकर 2 वर्ष के अंतर्गत आपको टेट एग्ज़ाम पास करना अनिवार्य होगा। ध्यान रखेंगे आप, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। छत्तीसगढ़ में भी ये आदेश आ चुका है। तो अगर बात करें हम सीजी टेट को लेकर के, हम लोग बात करते हैं मेन सीजी टेट। आप देखेंगे छत्तीसगढ़ जो टेट एग्ज़ाम होता है, आप पढ़ेंगे कि वर्ग 2 और वर्ग 3 के लिए बात करते हैं वहाँ पे, है ना। तो मैं पहले थोड़ा सा बताऊँ वर्ग 2 के लिए। वर्ग 2 का जो पेपर होता है वो 150 अंक का होता है, ध्यान रखेंगे आप। अब वो 150 अंक में क्या क्या आते हैं, जैसे कि सबसे पहला आपका आता है क्या, बाल विकास सीडीपी, कितने मार्क्स से होता है, ऊपर लिखा हुआ है देखो यहाँ पे, 30 नंबर। दूसरा क्या आता है आपका हिंदी भाषा, हिंदी भाषा ये भी कितना होता है आपका, 30। तीसरा आता है आपका इंग्लिश भाषा, अंग्रेजी इंग्लिश, ये भी कितना होता है आपका, 30। और चौथा अगर आप मैथमेटिक्स या साइंस वाले हो, इसमें सब्जेक्टिव होता है, ध्यान रखना। एसएसटी वाले हैं तो एसएसटी के क्वेश्चन होंगे 60, और मैथ्स या साइंस वाले हैं तो आपके होंगे कितने क्वेश्चन, 60। तो यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे साइंस और एसएसटी दोनों के लिए कितने होते हैं, 60 क्वेश्चन। तो 30 और 30 और 30 90, और ये 60 कितने होंगे आपके, 150। तो ये 150 अंक आएगा और क्वेश्चन भी 150 ही होते हैं, ध्यान रखेंगे। और प्रत्येक क्वेश्चन का 1 अंक, निगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होता है, ध्यान रखेंगे आप। माइनस मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होगा आपका। 150 में अगर बात करें एसटी एससी ओबीसी, छत्तीसगढ़ टेट की बात करो ना, सीजी टेट की बात कर रहा हूँ, एसटी एससी ओबीसी की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, एसटी एससी और ओबीसी इनको लाना होता है मिनिमम कितना, 75। ध्यान रखेंगे आप, तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे, 75। अब सोचो 150 में 75, 50% आप मान सकते हो। वहीं बात करें जनरल, तो जनरल कैटेगरी को लाना है कितना, 90 नंबर, ये लाना है क्वालिफाई, ध्यान रखेंगे आप। तो कई सारे फायदे भी हैं आपके, ध्यान रखना। एसएसटी वालों के लिए 60 नंबर है, देखो आपका इतिहास, भूगोल, संविधान, छत्तीसगढ़ मिला करके
ये थोड़ा सा ध्यान रखें। वहीं बात करें अगर वर्ग 3 असिस्टेंट टीचर में, बस यहाँ पे चेंज क्या होता है, पर्यावरण इन्वायरमेंटल होता है 30 नंबर का, वहाँ SST था, यहाँ क्या होता है, पर्यावरण होता है। बाकी सब्जेक्ट चेंज सेम रहेगा, मैथमेटिक्स के लिए 30, इन्वायरमेंटल साइंस के लिए कितना 30 होता है। तो आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, वहाँ पे सेम है दोनों में, है ना, कि 75 लाना है आपको, ST SC या OBC होता है आपको। तो ये CG टेट ध्यान रखें, वर्ग 2 और वर्ग 3 का है। अगर हम बात करें वर्ग 2 में, मैं जो आपको थोड़ा सा अभी इस वीडियो में बताने वाला हूँ वर्ग 2 के बारे में। वर्ग 2 ध्यान से समझिएगा, मैं जो बता रहा हूँ वर्ग 2 के बारे में समझेंगे ध्यान से आप, है ना। वर्ग 2 में जो 60 अंक है आपका, 60 अंक, ये जो है सामाजिक अध्ययन होता है, यही ध्यान रखना, सामाजिक अध्ययन। मैं SST वालों को बता रहा हूँ, बाकी साइंस वाले का तो मैथमेटिक्स साइंस हो गई होगा, SST को बता रहा हूँ। 60 अंक होते हैं और 60 अंक में सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आते हैं वो भारतीय इतिहास का आता है, ये भी ध्यान रखना आप। और फिक्स क्वेश्चन है कितना, ये 20 नंबर, 60 में 20 इतिहास है, ध्यान रखना। वही बात करें अगर भूगोल के जो प्रश्न फिक्स है यहाँ पे कितने, 8 अंक। वही बात करें तीसरा कौन सा, संविधान के प्रश्न फिक्स है 8। और तीसरा बात करें कौन सा, छत्तीसगढ़, 10 क्वेश्चन। देखो यहाँ पे 20, 8, 8, 16 कितने होंगे, 36, और 36 और कितने 40। और बाकी जो अन्य जो बचे हुए हैं, जिसमें आप इकोनॉमी पढ़ते हो आप, उसमें भी क्वेश्चन आएंगे 8 नंबर का। अर्थशास्त्र, एक शैक्षणिक मुद्दे आते हैं उसमें कहने के वहाँ पे वो कुछ नंबर का। तो ऐसा करके टोटल जो प्रश्न होंगे कितना, 60। मैं जो आपको कोशिश ये रहेगा, जितने भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स हुए हैं CG टेट को लेकर के, सामाजिक अध्ययन का खास तौर में ध्यान, मैं इतिहास और भूगोल का PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मैं कोशिश करूंगा कि यूट्यूब के माध्यम से आपको क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाया जाए और साथ साथ उसमें आपको पूरा डिटेल विश्लेषण आपको किया जाए। तो ध्यान रखेंगे, CG टेट एग्ज़ाम आने वाले हर एक शिक्षक के लिए जो सेवा पे है, जिसका 10 से ज़्यादा साल, 5 से ज़्यादा साल बचा हुआ है, उनको ये देना क्या है, अनिवार्य। और उड़ान IAS अकेडमी के साथ बने रहिएगा। हम बता रहे हैं आपको जो CG टेट का जो एग्ज़ाम होगा उसमें कैसे क्वालिफाई आपको होना है, कितना नंबर क्या लाना है। आप वीडियो हमेशा बने रहिए उड़ान IAS अकेडमी के चैनल पे। समझ में आया इतना? हम अभी पढ़ेंगे PYQ। इससे पहले आपके लिए एक सूचना देना चाहूँगा, उड़ान IAS अकेडमी रायपुर शाखा में शिक्षक भर्ती को लेकर के एक नया बैच प्रारंभ कर रहे हैं। इसके लिए आप आशंकाएं लगाई जा रही है, देखे होंगे कि वित्त विभाग से परमिशन मिल चुका है कहीं ना कहीं वहाँ पे वो। अब देखते हैं कि कब उसका पेपर होता है, तो तैयारी तो पहले ही करना पड़ेगा ना आप लोगों को कहीं ना कहीं वहाँ पे वो। तो इसके लिए उड़ान IAS अकेडमी रायपुर में एक बैच प्रारंभ किया जा रहा है, समझेंगे ध्यान से आप लोग, ठीक है ना। शिक्षक भर्ती का होगा 22 सितंबर 2025 से और समय होगा 11 से 2 बजे तक। इसका फ़ायदा क्या क्या है, ये वर्ग 2 और वर्ग 3 दोनों के लिए होगा, 2 और 3 दोनों के लिए। ये जो पेपर होगा आपका CG टेट और C टेट, अभी फरवरी महीने में है छत्तीसगढ़ का टेट एग्ज़ाम, तो उसमें भी बहुत ही फायदेमंद होगा ये वाला, ध्यान रखेंगे। उसको टारगेट करके आपको पढ़ाया जाएगा। सेम डे पे, सेम समय पे 11 से 2 केवल और केवल वर्ग 3 के लिए लाए रहे। मैंने बताया वर्ग 3 में सिलेबस थोड़ा सा क्या होता है, अंतर होता है कहने के वहाँ पे वो। तो ध्यान रखेंगे 22 सितंबर 2025 को 11 से 2 सिटी प्लाजा ब्रांच है रायपुर, अनुपम गार्डन के सामने, ध्यान रखेंगे, अग्रवाल हॉस्पिटल के सामने। नया ब्रांच हमारा ओपन हुआ है सेंट्रल लाइब्रेरी बेंच, जो अनुपम गार्डन जस्ट साइड में, ध्यान रखेंगे आप। ये आपका वर्ग 2 और वर्ग 3 दोनों का होगा। अब हम आते हैं हमारे टॉपिक में, सामाजिक अध्ययन के अंदर जो इतिहास का जो पार्ट है। तो 2024 मैं जो अभी बता रहा हूँ आपको, CG टेट 2024 का क्या है, PYQ होगा। ये मैं एनालाइज करवा रहा हूँ कौन कौन सा क्वेश्चंस आए थे इतिहास से, कितने क्वेश्चन आए थे, वो आपको अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, CG टेट का जो क्वेश्चन है मैं आपको बताते जा रहा हूँ। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, याज्ञवल्क्य के अनुसार पुत्र विहीन पति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति पर प्रथम अधिकार किसका होता है। ये प्रश्न था CG टेट का, ध्यान रखेंगे। इसमें ध्यान रखना, याज्ञवल्क्य के अनुसार जो अगर कोई पति की मृत्यु हो जाती है तो पति की मृत्यु के बाद उस संपत्ति का पूरा अधिकार किसको होता है, पत्नी को होता है। ये ध्यान रखेंगे आप। और बाद में आप कानूनी अधिकार पढ़ते हो किसको, बेटे को मिलता है कहने के वहाँ पे वो। तो इसके अनुसार जो उत्तर जो लिया गया था वो कौन सा था आपका, ऑप्शन नंबर B, ध्यान रखेंगे आप, है ना।
जब पति की मृत्यु होती है तो उसके बाद पहला अधिकार किसका होता है पूछा गया है, ध्यान रखना। प्रथम अधिकार किसका होता है वहां पे, पत्नी का होता है, ध्यान रखेंगे, ये ऑप्शन नंबर बी। दूसरा, गुप्त काल में सती प्रथा के प्रचलित होने का प्रमाण मिलता है 510 ईस्वी में भानुगुप्त के द्वारा जारी किए गए किस अभिलेख में सती प्रथा का विवरण दिया गया है। तो कौन सा अभिलेख सती प्रथा की जानकारी देता है पूछा गया है। तो आप एक वंश पढ़ते हो, कौन सा, गुप्त वंश, और गुप्त वंश में एक राजा होता है भानुगुप्त। भानुगुप्त, और भानुगुप्त ने एक अभिलेख जारी किया था, एदन अभिलेख, एदन अभिलेख, ऊपर लिखा हुआ है कब, 510 में, और इसमें लिखा गया है सती प्रथा के बारे में। सती प्रथा, इसका एक सैनिक था गोपीराज, इनका एक सैनिक था कौन, गोपीराज, और गोपीराज की मृत्यु के बाद क्या होता है, उनकी पत्नी देह का त्याग कर लेती है, तो वही प्रथा क्या कहलाया, सती प्रथा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य है और मेरी माता अनाज पीसने का कार्य करती है। ध्यान रखना, एक शब्द लिखा है, मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य है और मेरी माता आटा पीसने का कार्य करती है। वर्ण व्यवस्था के बारे में यह सूक्त कौन से वेद में लिखा गया है। तो यहाँ पे समझेंगे, हमारे यहाँ जो पुरुष सूक्त शब्द है, पुरुष सूक्त शब्द, और पुरुष सूक्त शब्द का वर्णन है कहाँ पे, हमारे यहाँ ऋग्वेद का 10वां मंडल, ऋग्वेद का 10वां मंडल में लिखा हुआ है, ये ध्यान रखेंगे आप, ऋग्वेद का 10वां मंडल। और कितने वर्ण हैं हमारे यहाँ, आप पढ़ेंगे वर्ण में 4। सबसे पहले कौन होते हैं, ब्राह्मण, दूसरा कौन सा होता है, क्षत्रिय, तीसरा कौन सा होता है, वैश्य, और चौथा कौन सा होता है आपका, शूद्र। ये तो ये शूद्र की जानकारी देता है, कौन सा, ऋग्वेद का 10वां मंडल। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका, ऋग्वेद होगा, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन को समझते जाइएगा, मैं हर कुछ दिनों में आपके लिए प्रीवाई के लेके आते रहूँगा, ध्यान रखेंगे आप। सीजी टेट आपका क्वालिफाई के लिए हम कोशिश करेंगे कि आपका प्रीवियस जितना एग्जाम्स हुए उसको आपको एक साथ मिल जाए वहाँ पे, ठीक है ना। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है बोला है, कौन सा सुमेलित नहीं है बोला गया है। एक मुद्रा लिखा है, क्या उसको पूरा लेख शास्त्र बोला जाता है। अभिलेख लिखा है, क्या उसको मुद्रा शास्त्र बोला जाता है। प्राचीन दस्तावेज का अध्ययन क्या पूरा लिपि शास्त्र कहलाता है। ये तीनों बोला गया है, कौन सा नहीं है। तो मैं थोड़ा सा इसको बताना चाहूँगा। जब हम लोग पूरा लेख, जब हम लोग क्या करते हैं, अभिलेखों का अध्ययन करते हैं, तब क्या कहलाता है, पूरा लेख कहलाता है। जब हम लोग सिक्का, मुद्रा मतलब सिक्का, उसका अध्ययन करते हैं तब मुद्रा शास्त्र कहलाता है। और जब हम लोग किसी लिपि, प्राचीन ग्रंथ या दस्तावेज, प्राचीन दस्तावेज का अध्ययन करते हैं तब वो क्या कहलाता है आपका, पूरा लिपि शास्त्र, लिपि कहलाता है, ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो ये तीन अलग अलग मैं आपको एक्सप्लेन किया हूँ। अब आप देखिए यहाँ पे, क्या मुद्रा वाला मुद्रा शास्त्र पूरा लेख शास्त्र कहलाया क्या, ये पहला सुमेलित नहीं है। अभिलेख वाला मुद्रा शास्त्र कहलाया क्या, ये भी सुमेलित नहीं, दोनों अपोजिट है, देखो वहाँ पे नहीं है। प्राचीन दस्तावेज क्या कहलाता है, पूरा लिपि शास्त्र, ये सही है, देखो मैच है ये। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो 1 और 2 सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका, ये सही होगा। तो क्वेश्चन को पूरा पढ़िएगा, नहीं है, सत्य है, असत्य है, ऐसा क्वेश्चन बहुत सारे आते, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना। ऑप्शन ए सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक काल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो ध्यान होगा आपको जब आप पढ़ते हो प्राचीन इतिहास, पाषाण काल के अंतर्गत एक जगह है भीमबेटका, जगह का नाम क्या है, भीमबेटका। और वही भीमबेटका किसके लिए फेमस है, रॉक पेंटिंग, शैल चित्र के लिए, ध्यान रखेंगे आप। शैल चित्र कहाँ पे है, ये मध्य प्रदेश में है, और इसी को यूनेस्को में शामिल किया गया, ये भी ध्यान रखेंगे आप। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी, ऑप्शन नंबर बी, भीमबेटका होगा, ध्यान रखेंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीबाड़ा या डॉक यार्ड के अवशेष कहाँ से मिला है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में पूछा गया है कि गोदीबाड़ा मतलब बंदरगाह की बात किया जा रहा है, ध्यान रखेंगे आप। तो आप सिंधु घाटी सभ्यता जब पढ़ते हो तो भारत का ये हिस्सा अरब सागर है, यहाँ पे ये हिस्सा बे ऑफ बंगाल है, ये वाला हिस्सा, और भारत में ये वाला राज्य कौन सा है, गुजरात। और यहीं पे एक जगह कौन सा है, लोथल, खंभात की खाड़ी में। और लोथल एक बंदरगाह है, यहाँ से व्यापार करने कहाँ जाते थे हम लोग, फारस।
और ये जो हिस्सा यहीं से कहाँ मिला है, बंदरगाह, बंदरगाह, और इसी क्या बोला जाता है, गोदीबाड़ा या डॉक यार्ड ही बोला जाता है, ध्यान रखना आप, ठीक है ना। तो आंसर क्या होगा इसका सही, ऑप्शन नंबर डी होगा, ध्यान रखेंगे आप, क्वेश्चन आ चुका है कई बार। नेक्स्ट, पाई का शुद्धतम मूल्य या शुद्धतम मान 3.14 निम्नलिखित में किसने बताया है। तो आप गुप्त काल में पढ़ते हो कि आर्यभट्ट, जिन्होंने ग्रहों की गति के संबंध में सिद्धांत, शून्य की जानकारी और सांसद पाई का मान बताया, तो वहाँ पे आंसर क्या होगा इनका, आर्यभट्ट होगा, ध्यान रखेंगे आप, गुप्त काल से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैलेंद्र साम्राज्य के द्वारा बोरोबुदुर बौद्ध स्तूप कहाँ बनाया गया था। तो ये क्वेश्चन आया है कि शैलेंद्र साम्राज्य ये कहाँ पे था, तो आप पढ़ेंगे इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा वाला क्षेत्र, जिस समय दक्षिण में शासन करता था चोल वंश, राजेंद्र चोल, उसी के समकालीन कौन था, शैलेंद्र वंश। तो यहाँ पे आंसर क्या होता है आपका ए, क्योंकि ये बौद्ध स्तूप, ध्यान रखेंगे आप, विश्व का सबसे बड़ा स्तूप है ये बौद्ध स्तूप। जैसे हमारे यहाँ सांची के स्तूप सुने होंगे आप, ये वो वाला हिस्से का है, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ राजा का नाम दिया है, एक तरफ उनकी उपाधि दिया है। जैसे कि अशोक, अशोक की उपाधि हम पढ़ते हैं कौन, प्रियदर्शी, तो ए का क्या होगा 2। समुद्रगुप्त उपाधि क्या पढ़ते हैं हम लोग, पराक्रमांक, विक्रमांक, नेपोलियन बोला जाता है उनको, पदम भट्टारक नाम सुने होंगे कहीं कहीं, व्याघ्रराज बोला जाता है, तो यहाँ समुद्रगुप्त क्या होगा 4। चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या बोलते हैं, विक्रमादित्य, सी का 1, और स्कंदगुप्त को क्या बोलते हैं हम लोग, शक्रादित्य। आप लोग कभी भी ऐसा मैथ करने के लिए देंगे ना, तो ऐसा लिखेंगे आप लोग, कभी भी ऐसा ये ऐसा और ये ऐसा नहीं करेंगे आप। मैं पहले बता दूं, आप लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है, बाकायदा बाजू में लिखो, देखो ए का 2, बी का 4, देखो ए का 2, यहाँ भी ए का 2 है, यहाँ भी ए का 2 है। अब देखो बी का क्या है 4, ये बी का 4, सी का क्या है 1 और डी का क्या है 3। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका, ये सही होता है। आया समझ में। मैं धीरे से हर एक टॉपिक का पूरा अच्छे से एक्सप्लेन और करूँगा, नेक्स्ट वीडियो आते जाएगा। आज पहला में है PYQ में, तो मैं थोड़ा सा बस आंसर बता रहा हूँ, ध्यान रखेंगे आप। तो इसका आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट, किसने लिखा है कि मौर्य सेना में 6,30,000, 9,000 सेना की संख्या बताई गई है। मौर्य काल की बात करें तो मौर्य काल में जो सेना था, मौर्य काल, और उसमें सेना था वो चतुरंगनी था, चतुरंगनी। और चतुरंगनी में कौन कौन आते हैं, पहला तो आता है कौन सा, पैदल, दूसरा कौन सा आता है, अश्व या तो घुड़सवार, और तीसरा आता है गज सेना या हाथी सेना, और चौथा आता है कौन सा आपका, रथ सेना। इसको बोलते हैं चतुरंगनी। तो यहाँ पे पैदल सेना की संख्या बताई गई कितना, 6 लाख, और अश्व सेना कितना बताया गया है 30,000, और गज सेना कितना बताया गया 9,000, और रथ कितना है 8,000, ऐसा संख्या बताई गई। और इसको बताने वाले कौन है, प्लिनी, ये ध्यान रखना। यूनानी इतिहासकार कौन है, प्लिनी, ये आपकी संख्या बताने वाले प्लिनी, ध्यान रखना, इनकी किताब में बताया गया है वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वीं से 11वीं शताब्दी में सूफियों का कितने क्रमों सिलसिला संगठित किया गया था। 10वीं से 11वीं पूछा, ध्यान रखना आप। तो 10वीं से 11वीं में आप पढ़ते हो कितना, टोटल 12, ये ध्यान रखेंगे आप। जब आप आईने अकबरी पढ़ते हो तो उसमें कितने थे, 14, आईने अकबरी में 14 दिया गया है, और 10वीं से 11वीं में कितने थे, वो 12 सिलसिला थे, ध्यान रखें। जैसे नाम सुने होंगे, चिश्ती सिलसिला, सुहरावर्दी, नक्शबंदी, फिरदौसी, कादरी सिलसिला, संप्रदाय, ये ध्यान रखना, इस्लाम धर्म में सूफीवाद का है वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। नामदेव एक आचार्य थे, कौन से राज्य संबंधित है ये, महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर 2, चैतन्य महाप्रभु, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर 1, रामानुजाचार्य, तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर 4, रविदास या रैदास। ऑप्शन नंबर 3, उत्तर प्रदेश के है ये। तो ए का 2, बी का 1, ऑप्शन नंबर देखो, ए का 2 यहाँ भी है और ए का 2 यहाँ है, अब बी का 1 केवल यहीं पे है, और सी का 4, डी का 3। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका, ये सही हो। ये भक्ति आंदोलन से क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना, ये CG टेट का है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथन भक्ति की प्रारंभिक परंपराओं से संबंधित है बोला है। भक्ति के संबंध में भक्ति आंदोलन, पहला ऑप्शन देखो, पूजा के विभिन्न स्वरूपों के विकास के दौरान संत या कवि आमतौर पर ऐसे नेतृत्व के रूप में उभरे जिनके आसपास भक्तों का एक समुदाय बनते गए। जैसे कि कबीरदास जी, कबीरदास जी एक महान संत है, कौन सा, निर्गुण धारा में आप पढ़ते हो, ज्ञान मार्ग में, तो उनके द्वारा एक संप्रदाय चलाया गया, वो क्या कहलाया, कबीर संप्रदाय। तो ऐसा कई सारे संप्रदाय, रविदास जी का, गुरु नानक जी का नाम पढ़ेंगे तो सिख संप्रदाय चल रहे कहीं वहाँ पे, तो पहला तो सही हो गया, ठीक है। दूसरा, भक्ति के स्वरूपों में ब्राह्मण देवताओं और भक्तों के बीच महत्वपूर्ण मध्यस्थ के रूप में बने रहे क्या, यहाँ पे केवल ब्राह्मण नहीं, ध्यान रखना,
क्योंकि ब्राह्मण ऐसा उस समय ये था कि जातिवाद में था, छुआछूत था कहीं ना कहीं वहाँ पे वो, तो उसको दूर करने के लिए कौन आए? कबीरदास, गुरु नानक, रविदास, दादू दयाल, नाम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ में कौन? गुरु घासीदास जी। तो ब्राह्मण अध्याय मीडिएटर के रूप में नहीं था, ध्यान रखें यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये गलत हो जाता है आपका। थर्ड देखो, भक्ति परंपराओं को आमतौर पर इतिहास का द्वारा दो व्यापक वर्गों में विभाजित किया जाता है, एक सगुण और एक क्या होता है? निर्गुण। सगुण कहने का मतलब ये होता है जो ईश्वर के साकार रूप को मानता है, अवतारवाद या आप बोलेंगे मूर्ति पूजा, या उनका रंग रूप को मानता है, वो सगुण कहलाता है। निर्गुण किसको बोलते हैं? तो ईश्वर के निराकार रूप को मानता है। कहने का मतलब ये है ईश्वर है लेकिन उसका कोई रंग कोई रूप नहीं है, अर्थात मूर्ति पूजा नहीं मानते हैं, अवतारवाद को नहीं मानते, वो लोग निर्गुण कहलाए। ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 गलत है, तो 1 और 3 सही है। तो देखो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ये सी सही होगा आपका ये, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 मई 1857 को सैनिकों ने कहाँ विद्रोह शुरू किया? तो आप पढ़ते हो 57 की क्रांति, मंगल पांडे वाला आप पढ़ेंगे। मंगल पांडे जी ने जो चर्बी वाले कारतूस था उसका विरोध किया था, ध्यान होगा, चर्बी वाले कारतूस का विरोध। और विरोध कहाँ पे हुआ था? तो आप पढ़ते हो बैरकपुर छावनी, बंगाल, बैरकपुर छावनी में पढ़ते हो आप, ध्यान रखेंगे आप, यहाँ पे पढ़ते हो बैरकपुर छावनी में। मंगल पांडे ने जैसे ही 2 पुलिस अधिकारी को मारा, आप पढ़ेंगे सर्जन ह्यूडसन और कर्नल बाग, उनको मार देते 29 मार्च को। तब मंगल पांडे जी को फांसी की सज़ा मिलती है कब? 8 अप्रैल 1857 को मिल जाता है फांसी की सज़ा। अब फांसी की सज़ा मिलेगा तो 10 मई को कहाँ आप पढ़ते हो? कहाँ पे? मेरठ। मेरठ में क्या होता है? मेरठ की छावनी से ये सैनिक विद्रोह चालू हो जाता है 10 मई 1857। कहाँ पे? मेरठ। आया समझ में? जहाँ कदम सिंह का क्या होगा? नेतृत्व करने वाले होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, शुरुआत बोलेंगे तब का 10 मई को, ठीक है। नेक्स्ट, सन 1616 में जहांगीर ने निम्न में से किसको दक्षिण का सूबेदार बनाया था? तो आप पढ़ते हो मुगल। मुगल में सबसे पहले कौन आता है? बाबर। बाबर के बाद आते हैं कौन? हुमायूं। हुमायूं के बाद कौन आते हैं? अकबर। अकबर के बाद कौन आता है? जहांगीर। ये ध्यान रखेंगे। तो जहांगीर के बाद जो होते हैं उनका नाम क्या होता है? शाहजहां। शाहजहां के बाद कौन आता है? औरंगजेब। ये होते, ध्यान रखेंगे ना, औरंगजेब। ऐसा सीक्वेंस याद करना है आपको। और ये पढ़ रहे हैं जहांगीर, तो जहांगीर जो है ना, शाहजहां, इसी का नाम क्या है? खुर्रम। खुर्रम को ही क्या बोला जाता है? शाहजहां। उन्हीं को 1616 में क्या बना के भेजे थे उन्होंने? सूबेदार, और जिसका संघर्ष हुआ था मलिक अंबर के साथ। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट, मुगल काल में अपील का सर्वोच्च अंतिम न्यायालय कौन था? सर्वोच्च बोल है ना, तो मुगल काल में सर्वोच्च कौन होता था? सम्राट, मुगल बादशाह। और इसके अधीन क्या होता था? एक न्यायालय, काजी उल कुजात। काजी उल कुजात। तो अंतिम निर्णय कौन देते थे? सम्राट देते थे, ठीक है। और उसके नीचे कौन होता है? काजी उल कुजात होते थे न्यायाधीश के तौर पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने किस सन में जजिया कर को समाप्त किया था? तो बात करें जजिया कर को, तो एक आया था कौन हमारे यहाँ? मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम। ये लगा गए थे कब? 712 ईस्वी में। फिर इसी जजिया कर को फिरोज शाह तुगलक ये लागू किया था ब्राह्मणों पर। फिरोज शाह तुगलक लागू किया था किसके ऊपर? ब्राह्मणों के ऊपर। ब्राह्मण पे लागू कर दिया, लेकिन अकबर ने 1564 में क्या कर दिया? इसको समाप्त कर दिया। कौन समाप्त किया था? अकबर। कब किया? 64 में। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा इसका? बी आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट, शाहमल का संबंध किस राज्य से है? एक्चुअल में शाहमल आप पढ़ते हो कहाँ पे? 57 की क्रांति में नेतृत्व करने वाला, 1857 में। कहाँ से किए थे? बागपत। बागपत से नेतृत्व किए थे। और बागपत कौन सा राज्य में आता है आपका? उत्तर प्रदेश। तो यहाँ आंसर क्या होगा? ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 57 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जब भारत में 57 की क्रांति घटा तो उस समय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। ये बनते हैं कब? 1856 में। कब तक होते हैं? 1861 तक। और यहाँ पे डेट देख सकते हो आप लोग। तो 57 की क्रांति इन्हीं के समय हुआ, और क्रांति जब समाप्त होता है तो इनके बाद एक अधिनियम आता है, भारत शासन
अधिनियम 1858, जिसके तहत क्या किया जाएगा, अभी ये क्या है, गवर्नर है, अब इसको क्या बनाया जाएगा, भारत का पहला वायसराय, भारत का पहला वायसराय। और इनको कहाँ बोला जाएगा, ब्रिटिश ताज के अधीन बोला जाएगा, क्राउन के अधीन, ब्रिटिश ताज के अधीन माना जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे आप, ये 58 वाला आता है, तो आंसर क्या होगा, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, तो सुनेंगे ध्यान से। अकबर ने पति की चिता पर विधवा के जल जाने की प्रथा, जो सती प्रथा कहलाती थी, इसके बाद रोक लगाया था, बिल्कुल सही है। अकबर सती प्रथा को बंद कर देते अपने शासनकाल में। अकबर ने बाल विवाह को हतोत्साहित किया और हिंदुओं में विधवा पुनर्विवाह को क्या किया, प्रोत्साहित किया, ये भी सही है। बाल विवाह पर रोक लगाया और विधवाओं को पुनः विवाह करने का अनुमति भी दिलवाया, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही हैं, सी आएगा। ठीक है उसका। नेक्स्ट, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को पराजित करने वाला जनरल कौन था? 57 क्रांति से, देखो 4 क्वेश्चन होंगे, ध्यान रखना आप। 57 क्रांति से उस समय कौन थे? जनरल ह्यूरोज, जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को क्या करने गया था, दमन करने के लिए गया था, वहाँ पे ध्यान रखेंगे आप। ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। फिर 57 क्रांति से क्वेश्चन है, देखो 4-5 क्वेश्चन। कुंवर सिंह ये कहाँ के थे? आरा, जगदीशपुर बिहार। बी, तात्या टोपे कहाँ के? आप पढ़ेंगे इनको कानपुर। देखो तात्या टोपे ग्वालियर से भी किए थे, ध्यान रखना, ऐसा नहीं ग्वालियर से नहीं किए थे, वहाँ से भी किए थे, लेकिन मेन कहाँ? कानपुर। लक्ष्मीबाई कहाँ से? झांसी। वीर न्यासी छत्तीसगढ़, कहाँ? सोना खान। तो ए का 2, बी का 3, देखो ए का 2, बी का 3, और कहीं दिखाई दे रहा है क्या? नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये ए सही होगा आपका। आया समझ में ये? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मुगलों के शासक में कौन सा सही है बोला है? सही क्रम, अभी एक क्रम बताया था, याद होगा आप सभी को, बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर। बाबर, हुमायूं, अकबर और एक जहांगीर, यही चारों नाम दिया। देखो सीक्वेंस से आ गए क्वेश्चन, आप समझ सकते हो उसको, है ना। तो सही कौन सा होगा? बाबर, हुमायूं, अकबर और एक जहांगीर। 4 जन का दिया, बस उसी को जमाना था बस, और कुछ क्वेश्चन था ही नहीं वहाँ पे। वो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि आने वाला जो समय होगा फरवरी महीना, जिसमें 1 तारीख को क्या है आपका CGTET का पेपर दिया गया। तो अभी कौन सा चल रहा है आपका? सितंबर है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 5 महीना के आसपास है आप सभी के पास। तो मेहनत कीजिए, उड़ान एस अकेडमी हमेशा आप लोगों के साथ है। तो आप जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है उसको लेकर चलिए। जो पुराने जो शिक्षकगण हैं तो उनका जो CTET CGTET नहीं निकला है तो उसकी तैयारी करते रहिए। मैं आपको हमेशा बीच बीच में आकर के सामाजिक अध्ययन का, भूगोल का, इतिहास का PYQ, जैसे 2024 का था, मैं उससे पहले का प्रश्न भी आपके लिए लेकर आऊँगा। तो उड़ान एस अकेडमी के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।